हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जैसा कि मैं द्वारिका प्रसाद तिवारी आपको शांति शिक्षा के पेपर में 3rd यूनिट जिसका नाम है शांति शिक्षा के आधार, क्या नाम है? शांति शिक्षा के आधार। इस यूनिट को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस यूनिट के 5 खंड हैं, जिसमें पहले खंड का नाम है शांति द्वारा शिक्षक में ज्ञान, मूल्य और अभिवृत्तियों का अधिग्रहण। दूसरा खंड है इसका शांति शिक्षा के लिए आवश्यक जीवन मूल्य। तीसरा है शांति शिक्षा के क्षेत्र, जिसमें द्वंद्व, विरोधाभास प्रबंधन, पर्यावरण का संरक्षण इत्यादि आते हैं। चौथे खंड का नाम है शांति की चुनौतियाँ, दबाव, द्वंद्व, अपराध, आतंकवाद, हिंसा एवं आधुनिकीकरण। और 5वें खंड का नाम है शांति शिक्षा शिक्षण की व्यूह रचनाएं एवं विधियां, जिसमें ध्यान, योग, नाटकीय रूपांतरण, वाद विवाद इत्यादि आते हैं। तो छात्रों, जैसा कि पहले खंड का नाम मैंने बताया था, शांति द्वारा शिक्षक में ज्ञान, मूल्य और अभिवृत्तियों का अधिग्रहण। तो इस यूनिट में सबसे पहले आता है ज्ञान। शिक्षक में ज्ञान। जब तक आप ज्ञान के विषय में पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो ज्ञान की प्रकृति, उसके स्वरूप एवं शिक्षा से उसका क्या संबंध है, इस विषय में आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। सुनिए। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? ज्ञ धातु से, जिसका अर्थ है जानना, बोध होना, साक्षात अनुभव अथवा प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है, वैसा ही अनुभव या बोध होना ही ज्ञान है। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पर पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ है। इसके विपरीत, निकट जाकर हमें पानी के स्थान पर यदि रेत दिखाई दे, तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पर पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। ज्ञान एक प्रकार की क्या है? मनोदशा है। ज्ञान के अंतर्गत ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञाता के मन में जो पैदा होती है हलचल, वह एक प्रकार की हलचल बताया है यहाँ ज्ञान को। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी।
मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता। क्या भाई? जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। समझे? तो प्लेटो की एक परिभाषा है। प्लेटो की परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कई संदेह, अस्पष्टता एवं अनिश्चितताएं घुली मिली रहती हैं। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियां बनाई, जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इन्हें हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य रूप से हमें निरंतर अनुभव होते ही रहते हैं जीवन में, क्योंकि हम चेतन हैं। क्योंकि हम क्या हैं? चेतन हैं। ये अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? नेत्र, कान, जिह्वा, नाक एवं त्वचा। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आए हुए ये अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और वहाँ मन एवं मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणियों एवं कोटियों में इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण, पृथक्करण एवं योगीकरण किया जाता है। जैसे कि हम रसोई का सामान रसोई घर में रखते हैं, बैठक का सामान बैठक में और नहाने धोने का सामान स्नान घर में वर्गीकरण करके व्यवस्थित कर देते हैं। यद्यपि ये सब सामान हम बाजार से एक साथ लाते हैं, ठीक इसी तरह हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर आते हैं और उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। किंतु मन द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित हो जाता है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इसका अनुभवों पर लागू होने से अनुभवों का वह रूप नहीं रहता जैसे पहले था। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे 2 पर बनाई गई कोटियां और श्रेणियों में विभाजित एक वर्गीकृत करके नया रूप दे देता है। इस तरह ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप देता है। उसकी परिभाषा यथार्थानुभव ज्ञानम, ये संस्कृत शब्द है, यथार्थानुभव ज्ञानम कहकर की जाती है। अनुभव प्राप्त करने के लिए, यथार्थ माने वास्तविक, यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। इसमें प्रमुख हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान अथवा यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा गया है। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान अथवा यथार्थ अनुभव को क्या कहा गया है? प्रमा कहा गया है। प्रमा। जबकि
इनसे भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। क्या कहा गया है? अप्रमा अथवा अयथार्थ जो ये है अप्रमा, इसका दूसरा भी नाम है अयथार्थ। क्या नाम है? अयथार्थ। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। अब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के साधनों को सरल रूप से समझना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसका हमें देखने, सूंघने, चखने, सुनने, प्रत्यक्ष का संबंध इन चारों से है। देखने, सूंघने, चखने और सुनने। पांचवा है एवं स्पर्श से अनुभव हो जाता है। इसी तरह जब दो वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं तो एक के न होने पर भी दूसरे का ज्ञान होना प्रत्यक्ष के कारण नहीं अपितु अनुमान के कारण होता है। जैसे पानी से भरे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान या धुआं देखकर आग का अनुमान होना, ये अनुमान कहा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि ज्ञान के प्रमुख साधन चार हैं। प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष के बारे में बता दिया मैंने। प्रत्यक्ष के बारे में क्या बताया कि साधनों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है और उसे प्रमा भी कहा गया है। लेकिन यहाँ विद्वानों ने कहा कि जो प्रत्यक्ष है उसमें सूंघने, चखने, देखने, सुनने व स्पर्श करने से जो अनुभव होता है वह प्रत्यक्ष रूप में ही कहा गया है। और दूसरा रूप है अनुमान। अनुमान को यह कहा गया है कि दो वस्तुएं हैं मान लीजिए, और दोनों वस्तुओं के देखने से अनुमान लगाया जाता है कि ये है तो ये अनिवार्य रूप से होगा। जैसे जल से युक्त उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है। धुआं देखकर किसका अनुमान लगाया जाता है? आग का अनुमान लगाया जाता है। हाँ। किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को ही उपमान कहते हैं। तीसरा आ गया। दो हो गए, पहला हुआ था प्रत्यक्ष, दूसरा हुआ था अनुमान और अब उपमान। उपमान किसे कहते हैं? तो यहाँ उपमान कहा गया है कि किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे चंद्रमा की सुंदरता से चेहरे की सुंदरता का ज्ञान तुलना करने पर यह तुलनात्मक या उपमान ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक अथवा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का चौथा जो साधन है वह शब्द है। कौन सा है? शब्द। इसका अर्थ है, अर्थात शब्द का अर्थ है विश्वसनीय एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से प्राप्त ज्ञान। जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनके द्वारा या जो विश्वास करने योग्य हैं उनके द्वारा जो कथन हैं वे कथन बोले भी जा सकते हैं, अर्थात वदनीय और लिखित भी हो सकते हैं। तो विश्वसनीय एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या है? शब्द ज्ञान। तो चारों का इस प्रकार से मैंने ज्ञान के विषय में आपको अध्ययन कराया। अब मैं आपको अगली यूनिट पर अगली बार मूल्यों के बारे में बताऊंगा। ये तो था ज्ञान के विषय में, अब प्रकृति, स्वरूप और अवधारणा के विषय में था। ठीक है? ओके।